सत्ता पक्ष और विपक्ष की जुबानी तकरार। इतनी प्रचंड विजय मिले जो विजय को देखकर हमारे विरोधी दल के छाती बैठ जाए, ऐसी प्रचंड विजय छत्तीसगढ़ वासियों ने। चाहे वो 6-7 महीने में हो या 1 साल में हो, नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी को, मोहन भगवत जी को हिंदुस्तान की शक्ति दिखाई दे जाएगी। विकास मुद्दा बनेगा या ध्रुवीकरण की होगी सियासत? चुनाव का माहौल आएगा, कांग्रेस लोगों को भ्रमित करने के लिए अलग अलग प्रकार के झूठ फैलाती है। अब की बार कैसे बेड़ा पार? क्या वेलफेयर स्कीम के सहारे मैदान में किस्मत आजमाएगी मोदी सरकार, या फिर चुनाव में ध्रुवीकरण की सियासत हावी होगी? इंडिया बोले की खास पेशकश में हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। मोदी सरकार ने 4 साल पूरे होने पर साफ नियत सही विकास का नारा दिया। इन 4 सालों में 18,000 गांव में बिजली, 3.5 करोड़ गैस कनेक्शन, 1 करोड़ से ज्यादा मकान, 7 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनाने का दावा है। तो खेती को फायदे का सौदा बनाना और 50 करोड़ लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस देने जैसे ढेरों वादे भी हैं। मानो कोशिश न्यू इंडिया बनाने की हो। वैसे वाजपेयी सरकार का शाइनिंग इंडिया का नारा भी कुछ ऐसा ही था, लेकिन जीत नहीं मिल सकी थी। यकीनन लोकतांत्रिक मुल्क में लोक कल्याणकारी योजनाओं के सहारे ही जीत मिलती रही है, फिर चाहे वो यूपीए के लिए मनरेगा और किसानों की कर्ज माफी हो या यूपी में बीजेपी के लिए उज्ज्वला जैसी योजना। लेकिन क्या वाकई वेलफेयर योजनाओं के सहारे ही मोदी सरकार 2019 में सत्ता वापसी कर सकेगी? ये बड़ा सवाल है। अगर हाँ, तो सामाजिक बिखराव, दलित राजनीति, पलायन, लव जिहाद, गौरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी, पाकिस्तान जाने की नसीहत जैसे ढेरों मसलों की सियासी जंग में क्या जगह होगी? वैसे प्राथमिकता में सिर्फ वेलफेयर स्कीम या विकास है तो राम मंदिर के वादे का क्या होगा? आर्टिकल 370 का क्या होगा? कश्मीरी पंडितों की वापसी का क्या होगा? राष्ट्रवाद और हिंदुत्व की विचारधारा का क्या होगा? तो कुल मिलाकर 2019 की जीत का आधार वेलफेयर स्कीम होंगी या कुछ और? ऐसे ही जरूरी मुद्दों को समझने की कोशिश आज इंडिया बोले में। और इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता आरपी सिंह साहब जुड़ रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता अभय दुबे साहब जुड़ चुके हैं। वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक नीरजा चौधरी जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। और यहाँ इंडिया बोले के स्टूडियो में खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ प्रोफेसर अरुण कुमार हैं, आप जाने माने अर्थशास्त्री हैं। हमारे साथ नवल किशोर दास साहब जुड़ रहे हैं, आप महामंडलेश्वर हैं। हमारे साथ मौलाना अब्दुल हमीद नुमानी साहब जुड़ रहे हैं, आप महासचिव हैं यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा के। और अशोक ठाकुर साहब जुड़ रहे हैं, आप निदेशक हैं नेफेड के, वो संस्था जो सीधी किसानों से जुड़ी हुई है। और आप तमाम खास मेहमानों से सवाल करने के लिए देश की जनता जनार्दन भी यहाँ पर मौजूद है। लेकिन सवालों के और जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाएं उससे पहले इसी मुद्दे से जुड़ी ये रिपोर्ट देखिए। 2019 के महासंग्राम के पहले विपक्ष का जुबानी वार। काम कोई करता है, फायदा किसी और को मिलता है, यह है हिंदुस्तान की सच्चाई। विपक्ष हर मन से सरकार के विकास के दावों पर सवाल उठा रहा है, लेकिन सरकार के पास उपलब्धियां गिनाने की लंबी फहरिस्त है। सरकार का दावा है कि पिछले 4 साल में प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है। मुद्रा योजना, उज्ज्वला योजना, कौशल विकास योजना बेहद सफल रही है। आयुष्मान भारत योजना का खाका खींच दिया गया है। सरकार अपनी उपलब्धियां गिनाती है, वहीं विपक्ष सरकार पर सवाल दाग रहा है। विपक्ष का कहना है कि पिछले 4 सालों में दलितों पर अत्याचार बढ़े हैं। सरकार ध्रुवीकरण की सियासत करती है। रोजगार के मोर्चे पर सरकार फेल रही है। विकास के दावे हैं, आरोपों की लंबी लिस्ट है, लेकिन सवाल है कि क्या चुनाव में वेलफेयर स्कीम मुद्दा बनेगी या चुनाव में जीत हार दूसरे मुद्दे तय करेंगे। टीम न्यूज नेशन। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आरपी सिंह साहब आपसे समझना चाहेंगे, ये 4 साल पूरे होने के बाद जो नारा दिया गया है, साफ नियत सही विकास, क्या कुछ इसका मतलब? देखिए, बड़ा स्पष्ट मतलब है कि पिछले 4 साल में इस सरकार पर एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं, बिल्कुल साफ नीयत से, अच्छी नीयत से जनता के वेलफेयर के लिए जो काम हो सकते थे वो सब काम किए गए हैं। और उसमें जो आप स्कीम्स गिना रहे थे, उसके अलावा
हेल्थ इंश्योरेंस के नाते से 5 लाख रुपया प्रति परिवार को एक हेल्थ इंश्योरेंस कवर मिलने जा रहा है, जिसके अंतर्गत लगभग 50 करोड़ लोगों को, लगभग 35 से 40% आबादी को उसका लाभ होने जा रहा है। आज तक कभी इस प्रकार का मामला कभी हुआ नहीं, तो ये साफ नियत और ये सही दिशा में। अभय दुबे साहब, आप सिंह साहब को बधाई देना चाहेंगे, स्वागत करना चाहेंगे उनका कि वो विकास के मुद्दे पर ही 2019 का चुनाव लड़ने जा रहे हैं अपनी वेलफेयर स्कीम्स के आधार पर। बुनियादी रूप से मोदी सरकार का काम किताबों तक सीमित है, इसीलिए तो दर बदर जाकर किताबें बांटनी पड़ रही है। ज़मीन पर मोदी सरकार का काम नहीं है। जिस स्वास्थ्य योजना की बात प्रारंभ की सिंह साहब ने, मैं बताना चाहता हूं कि सेम ऐसा का ऐसे ही अनाउंसमेंट 2016-17 के बजट में मोदी सरकार ने कहा था, और कहा था कि 1 लाख तक का बीमा इन्हीं सारे परिवारों को, जो 10 करोड़ का अनाउंसमेंट परिवारों का है, ये किया गया था। जब हमने पूछा 17-18 में आकर कि स्कीम का क्या हुआ, तो उन्होंने कहा उसके कंटूर्स फाइनल किए जा रहे हैं। अभी भी जिस योजना की बात की उसमें बजटरी कोई प्रोविजन नहीं है। वो कहते हैं कि उज्ज्वला की बात कर रहे हैं, अभी चलो आप उज्ज्वला की बात कर रहे हैं। उज्ज्वला के अंतर्गत कितने लोगों को गैस का चूल्हा मिला, आरपी सिंह साहब, मैंने बीच में आपके नहीं बोला, या तो आप बात कर लीजिए। बहनों को गैस का, मैं तो सच्चाई आपके सामने रख रहा हूं। मोदी सरकार ना राम की है ना किसी काम की है। अब सुन लीजिए, उज्ज्वला योजना की सच्चाई ये, खुद जो मिनिस्टर, पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं, धर्मेंद्र प्रधान, अरे एक मिनट, राम का नाम लेना तो आपके लिए पाप है। आप किस राम का नाम ले रहे हैं? आपके कपिल सिब्बल जाकर कहते हैं राम मंदिर नहीं बनना चाहिए। साहब, मैं इस मुद्दे पर भी आऊंगा आपके पास, लेकिन नुमानी साहब बहुत संक्षेप में पहली प्रतिक्रिया। अगर मौजूदा सरकार, वो राजनीतिक दल जो सत्ता में है केंद्र में, वो ये कहता है कि हम विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे अगला, हमारी नीयत साफ है, आप जैसे धर्मगुरु यकीन करते हैं, स्वागत करते हैं? देखिए, चुनाव तो लड़ना चाहिए विकास के ही मुद्दे पर। शिक्षा है, स्वास्थ्य है, बिजली है, पानी है, ये सारी चीजें जो है, और जो सिक्योरिटी का मामला, ये सबके लिए सामान्य मुद्दे हैं। सिक्योरिटी का मतलब क्या है? सिक्योरिटी का मतलब क्या? धर्म संकट में है। हर कम्युनिटी का आदमी जो है वो समझे कि हम जो है सुरक्षित हैं। ऐसा नहीं है कि आपके मुताबिक अभी? नहीं, अभी भी बहुत जगह जो है नहीं है, लोग डरते हैं। आप देखिए कि जो क्या हो रहा है मेघालय में, जो है ऐलान नारे चल रहे हैं ज्यादा जो है। नीरजा चौधरी जी, एक पत्रकार के तौर पर, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर आपका अनुभव क्या कहता है? क्या वाकई वेलफेयर स्कीम्स के आधार पर चुनाव लड़ा जा सकता है, जीता जा सकता है? देखिए, वेलफेयर स्कीम्स के आधार पर चुनाव जीता जा सकता है अगर आपने डिलीवरी की है, अगर लोगों के हाथों में कुछ आया है। सिर्फ भाषण से, नारेबाजी से नहीं होगा। हमने यूपी के चुनाव में जो एक स्कीम जिसके बारे में बार बार सुना गांवों में, जब हम गए थे कवर करने इलेक्शन, वो थी उज्ज्वला है। लेकिन एक्चुअली अगर आप 2014 को देखिए, उस समय भी विकास की बात थी। भाजपा ने, एनडीए ने विकास के मुद्दे पे लड़ाई लड़ी थी, लेकिन सिर्फ विकास ही मुद्दा नहीं था। नरेंद्र मोदी की शख्सियत थी, इसका मतलब नेतृत्व। एक ओबीसी प्रधानमंत्री बन सकता है, उसकी संभावना थी। एक कास्ट लाइनअप था, कम्युनल ध्रुवीकरण हुआ था, मुजफ्फरनगर कई जगह में चीजें हुई थी। तो हर चीज का कुल मिला के टोटल एक इम्पैक्ट था। सिर्फ एक मुद्दे पे स्कीम्स को लेके, स्कीम्स की बात मुझे लगता है भाजपा इसलिए कर रही है आज, विकास दोबारा हिंदुत्व की बात नहीं कर रही है, क्योंकि अलायंसेस विल बी द मेन थिंग 2000। लेकिन नवल किशोर दास साहब, और अलायंस को लाने अगर विकास की बात होगी तो फिर राम मंदिर की बात कैसे होगी, फिर हिंदुत्व की बात कैसे होगी, फिर उस राष्ट्रवादी सोच की बात कैसे होगी जिसका जिक्र लगातार धार्मिक संगठन करते रहे? देखिए, धार्मिक समाज के लोग या धार्मिक लोग भी चाहते हैं कि देश का विकास हो, और देश के विकास में सबकी सहानुभूति भी है। जहाँ तक राम मंदिर की बात है, भाजपा ने कहा था कि हम राम मंदिर बनाएंगे, और हमें लगता है कि अभी भी मैं स्वस्थ हैं, 1 साल भी बचा हुआ है। लेकिन मैं आता हूं सिंह साहब आपके पास, मैं आपके पास भी आऊंगा, लेकिन अरुण कुमार, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में वेलफेयर स्कीम्स की अपनी सबसे ज्यादा अहमियत होती है, लेकिन पॉलिटिकली क्या वो स्कीम्स वाकई फायदा पहुंचा पाती हैं आपके हिसाब से? देखिए, जो भी आर्थिक मुद्दा होता है उसका एक राजनीतिक पहलू होता है, जो भी सामाजिक मुद्दा होता है उसका भी एक राजनीतिक पहलू होता है। तो आपने देखा जैसे कि पिछली बार एनडीए की सरकार के दौरान 8.4% की बढ़त हुई थी अर्थव्यवस्था में, लेकिन एनडीए की सरकार हार गई। तो उसी तरह जैसे यूपीए की सरकार है, 2012-13 में बहुत हालत ख़राब थी,
2014 तक हालत थोड़ी बेहतर हुई, लेकिन सरकार बड़ी बुरी तरह हार गई, कांग्रेस की सरकार, और वो बाहर चली गई। तो मेरा मानना है कि इस समय जो मुद्दे सामने खड़े हो रहे हैं, एक तो किसान का मुद्दा है, एक रोज़गार का मुद्दा है, एक काले धन की अर्थव्यवस्था का मुद्दा है, एक जो ट्रेड का मुद्दा है, जो ट्रेडर्स परेशान हैं, छोटे जो असंगठित क्षेत्र है वो बहुत परेशान हैं। उसी तरह आप देखें कि बाहरी जो दुनिया में इस समय बहुत ही एक उथल पुथल हो रही है, जैसे कि ट्रेड वॉर जैसी शुरू हो गई है अमेरिका के बीच में, चीन के बीच में और यूरोजोन के बीच में, जिसका असर हमारे एक्सपोर्ट पे पड़ेगा। तो इस समय जो आर्थिक मुद्दे हैं वो बहुत ज़्यादा अहम हैं, और वो सिर्फ हम कुछ स्कीम्स अनाउंस करके उनको ओवरकम नहीं कर सकते। जिस तरह की यूपीए के दौरान भी बहुत सारी स्कीम्स अनाउंस हुई थी, लेकिन उसका असर उनको फ़ायदा नहीं पहुंचा था, क्योंकि ये एक पब्लिक परसेप्शन है, पब्लिक परसेप्शन क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। अशोक ठाकुर साहब, ये परसेप्शन का ही ज़्यादा खेल है बनस्पत की केवल वेलफेयर स्कीम्स के, क्योंकि उज्ज्वला योजना का जिक्र अभी नीरजा जी कर रहे थे उत्तर प्रदेश में। यूपीए के लिए कहा जाता है कि आपने 72,000 करोड़ रुपए की किसान की कर्ज माफ़ी की थी, अगली बार आपको सत्ता मिल गई थी। वेलफेयर स्कीम्स खासकर किसानों से जुड़ी, गाँव से जुड़ी, क्या वाकई चुनावी फ़ायदा पहुँचाती है? देखिए अनुराग जी, किसानों वाले मामले में मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि पहली सरकार है जिसने वो मुद्दे हाथ में लिए हैं जिसको इस देश के अंदर कोई भी राजनीतिक पार्टी सत्ता में बैठकर चर्चा नहीं करना चाहती। जिस पर पहली है 1.5 गुना लागत मूल्य का देना किसानों को उनकी फसल के उपज का, दूसरा है 2022 तक किसानों की आय को दुगना करना। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि सरकार ने केवल कहा नहीं है, सरकार ने उस पर 2-2.5 वर्ष पहले काम शुरू कर दिया। पहले जो है आप करें कि स्थितियां बदली हैं बीते 2 साल। एक छोटा सा उदाहरण देना जी, मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन जो जनता जनार्दन है उसके जहन में किस तरीके के सवाल हैं? क्या वाकई वेलफेयर स्कीम्स चुनाव जिता सकती हैं? इसको लेकर कुछ सवाल। मात्र वेलफेयर स्कीम के सहारे तो कुछ भी नहीं हो सकता। मैं और लोगों से कहूँगा सामाजिक जो है ना मतभेद कैसे मिटाए जाए। सर मैं कहना चाह रहा हूँ कि उन्होंने भी कहा कि सुरक्षा के लेकर के, अब ये बताइए सुरक्षा कहाँ देखा जाए? मुजफ्फरनगर देखा जाए, कलकत्ता देखा जाए, असम देखा जाए, कर्नाटक देखा जाए? मेरा क्वेश्चन है कि अगर राम मंदिर जैसे बड़े डिसीजंस बीजेपी सरकार क्यों नहीं ले रही? क्योंकि क्या ऐसा रीज़न है कि 2019 इलेक्शंस का वेट हो रहा है जिसमें हिंदू सपोर्टर्स जो हैं वो कम हो जाएंगे? मेरा क्वेश्चन है कि जब किसानों की बात की जाती है कि किसान अपने सब्जियां वगैरह, फल, दूध रास्ते पे बिखेरे, तो क्यों कांग्रेस सपोर्ट कर रही है? क्या ये नैतिकता हमारी भारतीय नैतिकता में यही सिखाती है? मेरा सवाल कांग्रेस से है कि कांग्रेस प्रवक्ता से है कि वे बात करते हैं हिंदुत्व के राष्ट्र की बात करते हैं और जेएनयू में जाके समर्थन भी करते हैं जो पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं। अगर बात करनी है तो विकास पे करें। उन्होंने 70 साल में क्या विकास किए हैं? ठीक है, आंकड़ों को अपने अपने तरीके से पेश भी किया जाता है, लेकिन इन सब के बीच में सवाल सिंह साहब आपके लिए भी हैं और दुबे साहब आपके लिए भी। आप देख रहे हैं इंडिया बोले, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वाकई वेलफेयर स्कीम्स के सहारे 2019 का चुनाव बीजेपी लड़ सकती है, उसमें सफलता मिल सकती है, या कुछ मुद्दे और हैं जिनके सहारे चुनावी राजनीति को आगे बढ़ाया जाता है? सिंह साहब, यहाँ पर जो सवाल उठ रहे थे वो ये कि अगर वाकई विकास मुद्दा है तो अलग अलग तरीके की चीज़ें सामने क्यों आ जाती हैं जिसमें ये नजर आता है कि समाज को 2 हिस्से में बांटा जा रहा है? सर मैंने ये कहा कि ये देश को बांटने का जो काम है कांग्रेस कर रही है, हम तो देश को एक सूत्र में बांधने का काम करें। जब हम योग दिवस की बात करते हैं तो पूरे देश को, पूरी दुनिया को एक सूत्र में बांटने की बात करते हैं। ये कांग्रेस पार्टी है, इसलिए कहा कि कांग्रेस लगातार धर्म के नाम पे लिंगायत का काम मामला उन्होंने कर्नाटक में बढ़ाया। अब अल्ट्रा माउस के माध्यम से अम्बेडकर यूज कर दुबे साहब आपने सुना सिंह साहब को? सिंह साहब कह रहे हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ विकास कर रहे हैं। ये अगर आपने डेवलपमेंट ओरिएंटेड इशू पर चर्चा की तो मुझको लगता है उस पर केंद्रित रहना चाहिए। पहला सवाल यहाँ किया गया था किसानों के संदर्भ में। मैं आपको खुद बताता हूँ कि क्या कह रहे हैं स्वामीनाथन जी कि गेहूं पर जो सरकार ने क्लेम किया कि वो 50% से अधिक लागत का पैसा दे रही है, तो आपको जानकर आश्चर्य होगा 1735 रुपये वो समर्थन मूल्य देती है और 1884 रुपये उसका C2 का कॉस्ट आता है, लागत मूल्य आता है। इसी प्रकार चना में, धान में एक भी कमोडिटी ऐसी नहीं है जिसमें वो लागत देती है। एक मिनट, अरे सुन लीजिए, एक मिनट सुन। और ये जो बैठे हैं जनाब, आपको अरे एक मिनट साहब, अरे सर हमको तो आपको सारी जानकारी है। एक मिनट सुनिए आप,
दिया। एक मिनट सुनिए, बीच में मत बोलिए, चर्चा हो पाएगी, बीच में मत बोलिए। क्या है राजनीतिक तौर पर तरीके का। तो इंडिया बोले में आज पड़ताल इस बात की कि वाकई वेलफेयर स्कीम्स के सहारे 2019 का चुनाव बीजेपी लड़ सकती है, जीत मिल सकती है। इस मुद्दे पर अलग अलग तरीके के पक्ष सामने आ रहे हैं, कुछ और मुद्दों को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। 2019 के चुनावों में क्या होंगे अहम मुद्दे? क्या विकास का एजेंडा हावी होगा या फिर भावनात्मक मसलों पर सियासी रोटियां सेकी जाएंगी? मुद्दों के बीच अहम सवाल चेहरे का भी है। बीजेपी के पास नरेंद्र मोदी हैं, वहीं विपक्ष के पास मोदी को टक्कर देने वाला चेहरा फिलहाल नजर नहीं आ रहा। वैसे मोदी की अगुवाई वाली बीजेपी को पटखनी देने के लिए विपक्ष के आला नेता एकजुटता की कस्में जरूर खा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी हो, जनता दल हो, पूरा का ऑपोजिशन एक साथ खड़ा हो रहा है। मैं आज कहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन रहेगा और अगर 2-4 सीटें आगे पीछे भी रहेंगी और त्याग भी करना पड़ेगा तो हम समाजवादी लोग पीछे नहीं हटने वाले। हम बीजेपी को या बहुत नीचे लाने का काम करेंगे। लेकिन क्या सिर्फ एकजुटता से मोदी को रोकना संभव होगा? जानकारों की राय इस पर जुदा हो सकती है, लेकिन विपक्ष को लगता है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ एकता ही 2019 में जीत का एकमात्र मूल मंत्र है। टीम न्यूज़ नेशन। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। नीरजा जी, आपसे समझना चाहूंगा, आपने कहा था कि देखिए उत्तर प्रदेश में उज्ज्वला योजना दिखी थी, उसकी डिलीवरी हुई थी, राजनीतिक तौर पर फायदा हुआ था। 4 साल मोदी सरकार के हो चुके हैं और इस मौके पर ढेरों योजनाओं का जमीनी स्तर पर किस तरीके की तस्वीर उनकी बनी है, इसका दावा किया जा रहा है। क्या आपको लगता है कि उज्ज्वला जैसा ही असर बाकी योजनाओं का भी जमीन पर दिख रहा है, जिसका राजनीतिक लाभ मिल सकेगा? मैं अभी सोच रही थी कि मान लीजिए जब प्रधानमंत्री ने पहले साल इंडिपेंडेंस डे पे अनाउंसमेंट किया था कि हम लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए टॉयलेट्स बनाएंगे, और मुझे याद है लिखते लिखते हम रुक गए और देखने लगे कि प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं। टॉयलेट्स बने हैं, स्वच्छ भारत का नारा हुआ है। मान लो इसी एक मुद्दे को लेके आज ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता, सिर्फ ये आंकड़े नहीं, 7 करोड़ इतने बने हैं। अगर ग्राउंड पे जाइए, नॉर्थ गुजरात में मैंने देखा कई गांवों में टॉयलेट्स थे, लेकिन बाय एंड लार्ज एक स्टोर रूम की तरह जानवर बंधा हुआ, एक कमरा बना दिया गया, पर वो फंक्शनिंग टॉयलेट्स नहीं है। पानी कहाँ से आएगा? तो अगर इसी पे सोशल ऑडिट हो जाता, इसी एक मुद्दे पर प्रधानमंत्री अपना ध्यान केंद्रित करते कि हम ये करके ही दिखाएंगे, हिंदुस्तान का चेहरा बदल देंगे, तो आज एक नई आशा की लहर। लेकिन अरुण सर, नीरजा जी यहाँ पर कह रही हैं, नहीं थी। मैं आता हूँ दुबे साहब आपके पास। अरुण सर, जो बात नीरजा जी यहाँ पर कह रही हैं, कुछ व्यवहारिक दिक्कतें भी तो होती होंगी सरकार के सामने, वित्त मंत्रालय के सामने। ये नहीं हो सकता कि 4 साल में, 5 साल में या 1 साल में स्थिति पूरी तरीके से बदल जाए और इतना पैसा भी हो। ये बात बिल्कुल सही है कि कोई भी चीज़, स्कीम है, वो तुरंत इंप्लीमेंट नहीं होती है, उसमें समय लगता है। लेकिन जैसे आप कह रहे हैं कि वेलफेयर स्कीम्स इस समय अनाउंस होंगी, असंगठित क्षेत्र के लिए अनाउंस होंगी, और अगर इतना ज़्यादा वेलफेयर इंप्रूव हुआ है कि घर बन गए हैं, सड़कें बन गई हैं, तो वो दिखना चाहिए अर्थव्यवस्था में। लेकिन इस समय अर्थव्यवस्था में जिस तरह की परेशानी है, जैसे यूथ है वो अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में कंप्लेन कर रहा है। अभी रेलवेज में 90,000 नौकरियाँ निकली, तो उसके लिए 2.3 करोड़ लोगों ने अप्लाई किया, जिसमें इंजीनियर्स वगैरह थे। जब आपके स्कैवेंजर्स की नौकरियाँ निकली, तो उसके लिए इंजीनियर्स वगैरह ने, MBAs वगैरह ने अप्लाई किया। तो लगता है कि यूथ के सामने बहुत बड़ा क्राइसिस है। सरकारी आंकड़े पढ़ रहा था 4 साल के बाद, जिसमें कहा जा रहा है कि 431 अलग अलग स्कीम्स चल रही हैं, जिसमें सब्सिडी का सीधा लाभ लाभार्थियों को दिया जा रहा है, और 3,66,000 करोड़ रुपए के आसपास जो पैसा है वो पहुंच रहा है लोगों को। जी हाँ, नहीं बिल्कुल जरूर होगा, सरकार कह रही है तो ऐसा होगा, लेकिन इसका असर जमीनी स्तर पे नहीं दिख रहा है। जो किसान है वो परेशान है, इसलिए जगह जगह किसान वो एजिटेट कर रहा है, वो चाहे महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, जगह जगह है। यूथ एजिटेट कर रहा है, ट्रेडर्स हैं वो GST से परेशान हैं, खासकर छोटे ट्रेडर्स वो एजिटेट कर रहे हैं। तो ये अर्थव्यवस्था में जो लाभ पहुंचना चाहिए था, जैसे मैंने फिर से कहा, परसेप्शन की बात है। हो सकता है कि बहुत कुछ किया गया है, सड़कें बनाई वगैरह, उस तरीके की नजर परसेप्शन जो है। लेकिन नुमानी साहब, इस बीच में जब 3 तलाक की बात आती है, लव जिहाद की बात आती है, दलित राजनीति की बात आती है, गौरक्षा की बात आती है, आपको लगता है विकास कहीं पटरी से उतर जाता है? ये जरूरी मुद्दे हैं, इन पर भी बात होनी चाहिए। हाँ, ये जो है पटरी से बात उतर जाती है इन चीज़ों की वजह से, और ये चूंकि भावुक मुद्दे हैं, लोग जज्बाती हो जाते हैं, और जो लोग पब्लिक सरोकार वाले जो ठोस मूल मुद्दे हैं, उनसे जो है लोगों का ध्यान जो है वो हट जाता है। ये जो है वो खतरनाक जहन है। और देखिए, हम लोग जो है वो सियासत में नहीं है, ये कहना कि भी जो है ये सरकार कुछ नहीं कर रही है, ये भी गलत है।
आप जो है जैसे मकान निर्माण की बात है, सड़क निर्माण की बात है, या जो है उज्ज्वला योजना की बात जो आप कर रहे हैं, या जो धन जन योजना की बात कर रहे हैं, तो इसमें जो सरकार ने कुछ किया है लेकिन उतना नहीं किया है जिसका प्रभाव। लेकिन मानी साहब माफ कीजिएगा, इस तरीके के भी मिथक हैं कि अलग अलग धर्म के जो लोग हैं, संप्रदाय के लोग हैं, उनका भी यह मकसद होता है कि किस तरीके से किसी एक पार्टी को ये बिल्कुल होता है। ये दोनों तरफ ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल जो है उसी से सीधे भावुक मुद्दों से जुड़े हुए हैं, और पब्लिक सरोकार वाले जो मुद्दे हैं, जो मूल मुद्दे हैं, जैसे जो है अरुण कुमार जी ने कहा, वो बिल्कुल मूल मुद्दे हैं। अगर आप जो है इनसे जोड़ के नहीं देखते हैं, और मैं समझता हूँ अगर जो है चलिए हम दोनों प्रवक्ताओं के पास भी पहुंचेंगे, लेकिन नवल किशोर दास बहुत संक्षेप में, चुनाव जो है अचानक से राम मंदिर, लव जिहाद, 3 तलाक, गौ रक्षा, अलग अलग तरीके के मजहबी उन्माद, विवादित बयान, क्या जरूरत है इनकी जब देश तरक्की से आगे बढ़ रहा है? न्यू इंडिया की बात प्रधानमंत्री और सरकार, हम तो न्यू इंडिया, साइन इंडिया में सब में सहयोग करते हैं, पर अभी आपने देखा कैराना में चुनाव हुआ, फतवे जारी हुए, अभी चर्च ने पत्र जारी किया, हम एक नई सरकार देखना चाहते हैं, देश खतरे में है, संविधान खतरे में, तो कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं क्या? कौन पत्र जारी कर रहा है? कौन चिट्ठियां लिख रहा है? हमने लिखी क्या? हमने तो नहीं कहा। हमने कहा कोई भी सरकार आए सबको साथ लेके चले, संविधान के अनुसार चले, और गांव से लेकर के शहर तक हर व्यक्ति को विकास चाहिए। रास्ते पर हर व्यक्ति चलेगा, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, कोई व्यक्ति होगा। लाइट जलेगी तो सबके घर में जलेगी, पढ़ाई होगी तो सबको लाभ मिलेगा। हमने तो एक तरफ की बात ही नहीं की, सर्वांग की बात नहीं। लेकिन जब आप राम मंदिर की बात करते हैं, जब आप राम मंदिर की बात करते हैं तो बात वो वैसी होती है जैसे फतवे की बात होती है। राम मंदिर विकास का आश्रय है, राम मंदिर बनेगा तो आगे का झंझट तो समाप्त होगा कम से कम। अच्छा, राम मंदिर मुद्दा है, फतवा मुद्दा नहीं है। राम मंदिर मुद्दा है, फतवा मुद्दा नहीं है। फतवे तो चुनाव के समय जारी होते हैं। ठीक है, राम मंदिर केवल चुनाव का आधार नहीं है, वो आस्था का आधार है। 27 फतवे जारी हुए, कैराना चुनाव में 27 फतवे। ठीक है, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं आपके पास भी आऊंगा, लेकिन उससे पहले अबे दुबे साहब आप कुछ कहना भी चाह रहे थे, और मैं कुछ आंकड़े आपको बता देता हूँ। नुमानी साहब माफ कीजिएगा, दुबे साहब कुछ आंकड़े मैं आपको बता देता हूँ जो सरकार बता रही है। सरकार कह रही है कि हमने 1 करोड़ से ज्यादा मकान बना दिए हैं, 50 करोड़ लोगों को हम बीमा की बात कर रहे हैं जो हम आगे देंगे। वो कह रहे हैं कि 4 करोड़ किसानों को कृषि बीमा का लाभ हो चुका है। ठाकुर साहब से इस बारे में बात करेंगे। 13 करोड़ से ज्यादा लोगों को पीएम सुरक्षा बीमा योजना के तहत कवर किया गया है। बड़ी संख्या में गैस कनेक्शन दिए गए, सड़क बन रही है, बिजली पहुंच चुकी है। और क्या चाहिए आपको वेलफेयर स्कीम के तौर पर? कुछ बचता नहीं है आपके पास। देखिए अनुराग जी, मेरे पास कुछ ना बचे। किसानों के पास एक बार जाइए, इन आंकड़ों को लेकर पूछिए उनसे, आपको आश्चर्य होगा कि खरीफ 2016 और रबी 2016-17 में 14,000 करोड़ रुपए निजी कंपनियों के खातों में डाल दिए। क्यों नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बंद कर दी? क्यों दूसरे राज्य भी बंद करना चाहते हैं? लेकिन दुबे साहब माफ कीजिएगा, साल 2008 में आपने किसानों को कर्ज माफ किया था 72,000 करोड़ रुपए के साथ। कैग की रिपोर्ट आई थी, कहा था कि हर 5वें मामले में गड़बड़ है। तो ये देखिए, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी केंद्र सरकार नहीं थी, राज्य सरकार को वो इम्प्लीमेंट करनी थी। तो अंतर है कहां? आर्गुमेंट सुन लीजिए, उज्ज्वला योजना। अब मुझे प्लीज अपना अवसर मत दीजिएगा आप। उज्ज्वला योजना के 3 करोड़ 98 लाख कनेक्शन हैं। आप सच्चाई अगर उसकी देखने जाएंगे तो 2 करोड़ परिवार ऐसे हैं जो फिर से गैस के सिलेंडर लेने नहीं पहुंचे। क्यों? क्योंकि उनको जो सब्सिडाइज सिलेंडर है वो नहीं दे रही सरकार। कहती है कि आपको जो 1600 रुपए दिए जब तक सिंह साहब बहुत संक्षेप में जवाब दीजिए। आखिरी में मोदी सरकार की अनीतियां ये है कि उसने दाल और व्हीट बड़ी मात्रा में इंपोर्ट करा लिए और किसानों की प्राइसेस, इसलिए देश के किसानों को उसका लाभ नहीं मिल रहा है। कहिए सिंह साहब। पहली बार देश के अंदर दालों के दाम 70 रुपए हैं। आपके राज्य में 250 रुपए किलो की दाल बिकती थी। प्रचार पिपासु, कुछ काम नहीं किया आपने, सिर्फ भाषण और प्रचार पूरे टाइम प्रधानमंत्री जी करते रहे। डिलीवरेबल्स नहीं है। देखिए, किसानों का मुद्दा अहम मुद्दा है, उसको लेकर कई सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। आप कुछ कहना चाह रहे थे, ठीक है सिंह साहब, मैं आपके पास भी आऊंगा, दुबे साहब आपके पास भी आऊंगा, लेकिन ठाकुर साहब आप तो डायरेक्टर हैं नेफेड के, क्या आप दर्शकों को ये दावे के साथ कह सकते हैं कि किसान इस वक्त इस देश का बदहाल नहीं है, खुश है किसान? नहीं, देखिए मैं आपको पहले आप ये बता दीजिए
क्या किसान की खेती फायदे का सौदा बन चुकी है? क्या खेती करने वाला किसान खुशहाल? मूल्य पर देश के अंदर पहली बार अनाज खरीदती है। पिछले 70 साल में पहली बार किसानों के मुद्दों पर सरकार ने बड़ी संवेदनशीलता के साथ। अरे साहब 2014 में आप सत्ता में आए, 2018 में आप कह रहे हैं कि हम स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों पर काम करेंगे। 4 साल बाद नुमानी साहब, एक खेती कोई पहली बार नहीं छोड़ रहे हैं। आप बताइए ना, 4 साल बाद आपको भी स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों का याद आती है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ। अरे इनके तो मैनिफेस्टो में था। अरे साहब आप कहिए। देखिए, ये एमएसपी की बात कर रहे हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि किसान खुशहाल है इस देश में। ठाकुर साहब खाए ना, ईमानदारी से बताइए आप। कांग्रेस के इसमें पूरा देश इस वक्त देख रहा है। एक मिनट, इस देश का किसान खुशहाल है या नहीं? कांग्रेस के इसमें में नेफेड का बजट 1500। अरे साहब मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछ रहा हूँ, किसान खुशहाल है या नहीं? मैं आपको हाँ या ना बताइए ना, किसान खुशहाल है या नहीं? एट लार्ज खुशहाल है। एट लार्ज किसान खुशहाल, बिल्कुल एट लार्ज कोई खुदकुशी नहीं हो रही है। मध्य प्रदेश में जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, देश के अलग अलग हिस्सों में जो लोग आंदोलन कर रहे हैं किसान, वो सब राजनीतिक कार्यकर्ता हैं। मध्य प्रदेश में मैं समझता हूँ कि बाहर सब्जियां फेंक रहे हैं, वो सब कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। ठाकुर साहब नहीं, मेरा सीधा सवाल आपसे ये था कि आप देश के किसानों से ये कह सकते हैं कि वो खुशहाल हैं? जो खुदकुशी कर रहे हैं वो गलत है। मैं आपको बताऊं, ठीक है, आपने इसका जवाब नहीं दिया, लेकिन जनता जनार्दन का सवाल है, उनका जवाब आप ईमानदारी से जरूर दीजिएगा। मैं आता हूं कुछ और सवाल। कितना हुआ है? बेसिकली जो हमारे वेलफेयर के ऊपर हम लोग इतना वो कर रहे हैं, बट हमारा बेस बेसिकली कांग्रेस ने ही बनाया था। मेरा एक ही सवाल कांग्रेस से ही है कि जब वो सत्ता में होती है ना, तो वो तब विकास की बात करती है, और अगर दूसरी पार्टी सत्ता में है तो वो अगर विकास करती है तो वो उसके ऑपोजिट जाती है। सर मेरा एक सवाल है कि अगर आप डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं कि अभी भी कम्युनल वायलेंस अभी भी इंक्रीज़ हो रहा है, सीज फायर वायलेशंस अभी भी हो रही है कश्मीर में, फार्मर्स अभी भी सुसाइड कर रहे हैं, और दूसरी बात जहाँ तक कि पॉलिटिकल पार्टीज़ का कंसर्न है और देश को बांटने का ये है, वो बेसिकली पॉलिटिकल पार्टीज़ ही करते हैं। क्या आपको नहीं लगता जब कोई कैंपेन होता है, कोई इलेक्शन आता है, तो हम मंदिर जाते हैं, मज़ार पे जाते हैं? चलिए, एक बुनियादी मुद्दा है कि अगर वेलफेयर स्कीम्स वाकई ज़मीन पर अपना असर छोड़ती हैं तो तमाम राजनीतिक दलों को चुनाव से पहले मंदिर मस्जिद भी क्यों याद आ रहे हैं इस देश में 2018 में? धर्म और जाति की राजनीति है या फिर विकास की? चलिए, आप देख रहे हैं इंडिया बोले, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं और ये समझने की कोशिश करें क्या वाकई विकास की राजनीति के आधार पर, सोशल वेलफेयर स्कीम्स के आधार पर ही 2019 का चुनाव लड़ा जाएगा या मुद्दे कुछ और हैं? सबसे पहले नीरजा जी आपसे जानना चाहेंगे, क्या वाकई डेवलपमेंट, क्या वाकई वेलफेयर स्कीम्स यही चुनाव का आधार 2019 में? मेरे ख्याल विकास इश्यू बनाने की कोशिश की जाएगी, जो शुरुआत हो गई है वो हम देख ही रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है असली चीज़ जो है वो ये है, ऑपोजिशन की तरफ से अलायंसेस, ऑपोजिशन यूनिटी, किस हद तक वो सफल होते हैं। विकास अनिवार्य है, वेलफेयर स्कीम्स को जमीन पर पहुंचाना, उसकी डिलीवरी बेहतर तरीके से करना, इस आखिरी साल में, चुनावी साल में सब के सामने एक बड़ी चुनौती, किस तरीके से आप आंकेंगे? देखिए, हमारा जो गवर्नेंस है वो बहुत ही पुअर है, करप्शन बहुत ज़्यादा है देश में, सब लेवल पे करप्शन है, तो हमारी डिलीवरी बहुत ख़राब है। हम पॉलिसी अनाउंस कर देते हैं लेकिन वो डिलीवर नहीं होती है। दुबे साहब, अनुराग जी, विकास हुआ होता तो ज़मीन पर दिखाई देता। आपने सोशल इंक्लूजन की बात की, आपको जानकर आश्चर्य होगा, मनरेगा में 2 रुपए पारिश्रमिक बढ़ाया मोदी जी ने। लेबर ब्यूरो कहता है 300 मिलना चाहिए। सिंह साहब, सवाल मेरा आपसे और सीधा सवाल, ईमानदारी से आप जवाब दीजिएगा, क्या वाकई विकास और सोशल वेलफेयर स्कीम्स के सहारे ही आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं? सुनिश्चित 110% वेलफेयर स्कीम्स पर जो हमने देश इनका कोई विकास से सरोकार नहीं है। इस सिलसिले को यहीं पर खत्म करते हैं। सबके अपने अपने दावे हैं, लेकिन चुनौती भी बहुत ज्यादा है, और जो राजनीति का अतीत है वो बताता है कि वाकई एक बड़ी चुनौती है कि सिर्फ वेलफेयर स्कीम्स के सहारे सत्ता तक पहुंचा जा सके, उस पर काबिज हो जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए, अपना अपना सुझाव साझा करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दर्शकों का कार्यक्रम देखने के लिए।